हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर मैं आज आप लोगों का जो चैप्टर सप्लाई हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था उसका यहाँ पे सुपर फास्ट डिटेल रिवीजन कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट देखा था वो तो आपका टेनेंसी राइट वाला। इस वीडियो के अंदर हम लोग चालू करेंगे आपके बचे हुए पॉइंट्स के साथ। सर सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस को। किसको देखने वाले हम लोग? लिक्विडेटेड डैमेजेस, कॉम्पेंसेशन एंड पेनल्टीज। सर सबसे पहली बात, शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज ई। सर वापिस से शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज ई क्या बोलता है कि सर अगर आप लोग ऑब्लिगेशन कर रहे हो फॉर्म टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कुछ नहीं करने के लिए तुम लोग ऑब्लिगेशन यानी कि एग्री कर रहे हो या टॉलरेट कर रहे हो कोई भी एक्ट को या सिचुएशन को या कोई भी एक्ट को कर रहे हो। वापिस से देखो तीन बातें। सबसे पहले आप लोग ऑब्लिगेशन कर रहे हो एक्ट से रिफ्रेन करने के लिए, या सेकेंड बात आप लोग कोई भी एक्ट या सिचुएशन को टॉलरेट कर रहे हो, या सर तीसरी बात आप लोग कोई भी एक्ट कर रहे हो ना, तो इसको अपन मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। किसके हिसाब से? शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज ई। बट भैया देखो ना, ये जो अबाउट तीन एक्टिविटीज है ना उसके अंदर है ना फॉलोइंग कंडीशंस का कंप्लायंस होना चाहिए। सबसे पहले आपके अंदर है ना एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ये काम करने के लिए ना एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट या तो एक्सप्रेस्ड या तो इंप्लाइड होना चाहिए। साथ ही साथ में क्या बोला है कि इन रिटर्न है ना आपको कंसिडरेशन फ्लो होना चाहिए। अगेन दो बातें होनी चाहिए, एक तो एग्रीमेंट, दूसरा कंसिडरेशन। अगर ये दोनों रहेगा तो अपन इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज ई के हिसाब से। तो सर देखो, अगर कोई भी लिक्विडेटेड डैमेजेस है यानी कि बंदा ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके अंदर ए बी को सर्टन गुड्स और सर्विसेज डिलीवर करने वाला था आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, और ए ने ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, तो ए को बी को पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? लिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या पे करना पड़ेगा? लिक्विडेटेड डैमेजेस। सर ये लिक्विडेटेड डैमेजेस जो ए ने बी को पे किए, ये कोई कंसिडरेशन नहीं पे किया फॉर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बी टू ए, तो इसके लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस को अपन टैक्सेबल नहीं मानेंगे क्योंकि बी ने ए को कोई भी सर्विस दी नहीं है। ठीक है, चलो सर उसके बाद में ये पेमेंट क्यों मिल रहा है बी को? क्योंकि वो ब्रीच को टॉलरेट नहीं कर रहा है। अगर ब्रीच को टॉलरेट करने का पैसा मिलता तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते। बी को पैसा ब्रीच को टॉलरेट नहीं करने का मिल रहा है ना, यानी कि वो नॉन टॉलरेंस कर रहा है, तो इसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, टैक्सेबल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, सर अगर आपने बैंक में कोई भी चेक दिया था पास होने के लिए और वो चेक पास नहीं हो रहा है तो बैंक आपके ऊपर लगा रहा है चेक डिसऑनर का फाइन या चेक डिसऑनर का पेनल्टी। मतलब बैंक टॉलरेट नहीं कर रहा है, बैंक इज नॉट टॉलरेटिंग द डिसऑनर ऑफ द चेक, इसके लिए बैंक ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई, तो इसको भी अपन कंसिडरेशन नहीं मानेंगे फॉर एनी सप्लाई, हेंस इसके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3, पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। आप लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया तो पुलिस वाले ने आपसे कोई भी फाइन लगाया, या अगर आपने कोई भी इंडस्ट्रियल या एनवायरमेंटल लॉ का ब्रीच किया तो आपसे गवर्नमेंट ने कोई भी पेनल्टी इंपोज की, बिकॉज गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं कर रहा है आपका ब्रीच करना, तो ये भी आपका नॉट लेविएबल टू टैक्स बन जाएगा। समझा यहां तक आप लोगों को 3 पॉइंट्स? ठीक है, चलो सब पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 किसकी बात करते हैं? 4 फीचर ऑफ सैलरी। सर व्हाट डू यू मीन बाय 4 फीचर ऑफ सैलरी? अगर आपने एक कंपनी ज्वाइन की थी तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको डे 1 पे ही बोला था कि आपको मिनिमम लेट से 12 महीने कंपनी में काम करना है। आपने 6 महीने बाद कंपनी का काम छोड़ दिया तो एम्प्लॉयर ने आपका सर्टेन अमाउंट अपने पास सैलरी में का रिटेन किया था। एम्प्लॉयर ने बोला था 1 साल कंप्लीट होने के बाद में मैं तुझे पैसा दूंगा। अभी आपने इन बिटवीन कंपनी को छोड़ दिया तो आपके जो कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर के पास पड़ा हुआ था, एम्प्लॉयर ने उसको रिटेन कर लिया, उसने आपको रिटर्न दिया नहीं, वो अमाउंट को फोरफिट कर लिया। तो ये 4 फीचर जो अमाउंट है वो भी टैक्सेबल नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर एक पेनल्टी इंपोज किया है जिससे बाकी के एम्प्लॉयज को डिस्करेजमेंट मिलेगा काम को बीच में से छोड़ के जाने के लिए। सर एग्जाम्पल से समझाओ। देखो आपने एक कंपनी ज्वाइन की थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आपका सैलरी था 50,000 जो ड्यू होने वाला था 7 मई पे। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या बोला, तो मैं तुझे ना पहले 1 महीने की सैलरी नहीं दूंगा, अगर तू अप्रैल से मार्च तक काम करेगा ना, मार्च के महीने में मैं तुझे डबल सैलरी दूंगा। फिर आया मई का महीना,
आपकी सैलरी बन गई थी 50,000 रुपीज, जो ड्यू थी 7 जून को, वो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दी। आपने सैलरी ली और 10 जून को आपने काम छोड़ दिया। अभी क्योंकि आपने काम छोड़ दिया तो ये एम्प्लॉयर ने 50,000 रुपीज का जो सैलरी था उसको क्या कर दिया, फोरफिट करके वो पैसा अपने पास रख लिया। तो सर यहाँ पे एम्प्लॉयर ने कितनी अमाउंट का फोरफिट किया है, 50,000। एम्प्लॉय ने कोई उसको सर्विसेज नहीं दी हुई है, यानी कि ये कंसिडरेशन कोई भी सर्विसेज के लिए नहीं मिल रहा, रादर एम्प्लॉयर ने कोई भी सर्विसेज नहीं दी एम्प्लॉय को, जिसके लिए एम्प्लॉय ने उसको 50,000 का कंसिडरेशन पे किया, तो ये टैक्सेबल नहीं है। अगला पॉइंट बात करते हैं लेट पेमेंट सरचार्ज और फीस। देखो ए ने ना एक प्रोडक्ट बी को सप्लाई किया था और बोला था भैया तू 30 दिन के अंत में मुझे पेमेंट कर दे, विद इन 30 डेज का मैं तुझे टाइम देता हूं, बट अगर इससे ज्यादा तू डिले करेगा मैं तेरे से 100 रुपीज का पेनल्टी लूंगा पर डे। 100 रुपीज का पेनल्टी कैसे लूंगा, पर डे। बी ने सर ए को पेमेंट अभी किया 40 डेज बाद, यानी कि 10 दिन का डिले हो गया, तो बी को अभी ए को कितना पे करना पड़ा था, 100 इंटू 10 रुपीज का पेनल्टी पे करना पड़ा, कितने रुपीज का, 1000। अभी ये 1000 रुपीज ए को क्यों मिल रहे, क्योंकि उसने टॉलरेट किया है डिले। ए ने क्या किया है, डिले को टॉलरेट किया है, इसके लिए उसको पैसा मिल रहा, तो ये 1000 रुपीज का जो लेट पेमेंट सरचार्ज या फी है वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। डन। अगला पॉइंट सर फिक्स्ड चार्जेस फॉर पावर। ये बात करता है कि अगर आपका एमएससीबी यानी कि कोई भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो आपसे ना हर महीने ना एक मंथली सर्टन यूनिट्स का बिलिंग करने वाला है, आप उसको यूज करो या आप उसको यूज मत करो, आपको मंथली बिलिंग होने ही वाला है। तो सर ये क्वेश्चन है कि जो मंथली बिलिंग हो रहा है पावर के केस में, क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? तो गवर्नमेंट का बोलना है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ना, क्या प्रोडक्ट है आपका, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके लिए वो मिनिमम पावर चार्जेस ले रहे, ये इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में नील रेटेड सप्लाई, तो जो चीज जिसके तुम मिनिमम चार्जेस ले रहे वो चीज यार अपने आप में खुद नील रेटेड है, तो इसके जो मिनिमम चार्जेस है उसके ऊपर भी हम लोग कोई भी जीएसटी नहीं लेने वाले हैं। सर उसके बाद में आता है कैंसलेशन चार्जेस। सर मान लो कल जाके हाइपोथेटिकली ये जो विजय सर है ना, अपने विजय सर को है ना जापान घूमने के लिए जाना था 10 दिन के लिए, जिसके लिए विजय सर ने 5 लाख रुपए देके एक टूर एजेंट से बुकिंग कर दिया, बट बाद में इमरजेंसी सिचुएशन आ गया और सर को अपना ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो सामने वाले बंदे ने विजय सर को रिटर्न दिए 4,50,000। उसने क्या किया, 50,000 का कैंसिलेशन चार्जेस लगाए। तो सर अभी ये क्वेश्चन है, क्या ये 50,000 रुपीज कैंसिलेशन चार्जेस जीएसटी में टैक्सेबल है क्या? तो आंसर इज यस, ये टैक्सेबल माने जाएंगे, क्योंकि ये 50,000 रुपीज है ना, जो एजेंट ने पैसा लिया है ना आपसे, किसने लिया है, एजेंट ने लिया है। उसने क्यों लिया है, क्योंकि यार जब आपने बोला था उसको कि मुझे जापान जाना है, तो उसने आपके बिहाफ पे काम चालू कर दिया था, रेलवे एयरवे की बुकिंग करना, वहां के होटल देखना, वहां के एक्टिविटीज की बुकिंग करना। अभी आप कैंसिल कर रहे हो तो वो 50,000 रुपीज उसने जो आपको सर्विस प्रोवाइड की उसके चार्जेस ले रहा था, तो ये 50,000 पे भी जीएसटी वो रेट से लगेगा जो आपका प्रिंसिपल जीएसबी कैंसिल हुआ है। समझा यहां तक? ये हो गया आपका कैंसिलेशन चार्जेस। डन। अगला पॉइंट बात करेगा आपका शेड्यूल 3 के बारे में। मालिक शेड्यूल 3 मतलब क्या? शेड्यूल 3 मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन आप जिसको सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानोगे, जिसको आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं मानोगे, इसी को दूसरा नाम दिया गया हुआ है नेगेटिव लिस्ट। क्या नाम दिया गया हुआ है? नेगेटिव लिस्ट, यानी कि यह ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। सर सबसे पहला वाला पॉइंट किसकी बात करता? सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। देखो मालिक, सर्विसेज कौन दे रहा है? एम्प्लॉई। सर्विसेज किसको दे रहा? एम्प्लॉयर। इन रिटर्न एम्प्लॉय को क्या देगा? सर्विसेज के बदले सैलरी। तो सर ये जो सैलरी है ना, इसको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं मानेंगे। बट सर एम्प्लॉय को कोई भी पैसा अगर पर्सनल कैपेसिटी में मिल रहा, किसमें मिल रहा है पैसा? पर्सनल कैपेसिटी में। या तो सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो पैसा पे किया ना, वो पैसा सैलरी बोल के पे नहीं किया, बट अगर उसने उसको प्रोफेशनल फीस बोल के पे किया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। यानी कि सर सिर्फ जीएसटी कौन से वाले बात के ऊपर नहीं आएगा? सैलरी के ऊपर नहीं आएगा। सर सैलरी इंक्लूड सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स, जो आप लोगों ने इनकम टैक्स के सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। डन है भैया पहला वाला पॉइंट? ओके। सर सेकेंड वाला पॉइंट किसकी बात करता है? सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड।
मतलब सर अगर कोई भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई भी ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, जीएसटी का ट्रिब्यूनल, और अगर वो कोई भी सर्विसेज दे रहा है पर्सन को, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। सेम वे में बोला हुआ है सर, आपका एक कोर्ट रहता है जिसको अपन बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। वापिस से नाम सुन लो, क्या बोलते हैं? कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। ये कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने के लिए एक बॉडी बनाई गई है। ये बॉडी को भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ट्रिब्यूनल के दिए गए हुए। तो बेसिकली क्या बोलते हैं कि अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन को आपने कोई भी फीस पे किया या उसने आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी को लगाया, वापिस से आपने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन को कोई भी फीस पे किया या कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगाया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स लेके बैठा है? ट्रिब्यूनल के। सर पॉइंट नंबर 3, सर जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या मेंबर ऑफ पंचायत है या मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज है या मेंबर ऑफ अदर लोकल बॉडीज है, उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है अपनी बॉडी से, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट बात करता है सर अगर कोई भी बंदा अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसने वो पोजीशन को होल्ड किया है इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सर उसको पोजीशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। सर एग्जांपल अपने प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनको अगर कोई भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। और सर लास्ट में अगर कोई भी एक आप लोगों की स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, और अगर आप वो बॉडी के कोई भी चेयरपर्सन हो या मेंबर्स हो या डायरेक्टर हो अदर देन एम्प्लॉय, मतलब ऑफ कोर्स आप लोग एम्प्लॉय नहीं हो, अगर एम्प्लॉय रहते तो पैरा 1 में कवर हो जाते। यहाँ पे क्या बोल रहे कि आप लोग है ना स्टैट्यूटरी बॉडी जो गवर्नमेंट ने बनाई है ना, वो जीएसटी आने के पहले ही आप उधर काम कर रहे हो एज ए चेयरपर्सन, मेंबर और डायरेक्टर, और अगर आप वो बॉडी के एम्प्लॉय नहीं हो तो जो भी रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है। फिर सर अगला 4th पॉइंट बात करते हैं कि अगर आपकी डेथ हो गई तो डेथ के बाद के जो भी लास्ट रिचुअल्स रहते हैं, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन, उसको भी हम लोग जीएसटी में नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, उसके ऊपर हम लोग आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। फिर पैरा 5 बात करता है लैंड एंड बिल्डिंग की, इसको ना मैं एक मास्टर चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। देखो भैया, अगर आप लोग लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे तो अगर आप उसको टेम्पररी बेसिस पे सामने वाले को दे रहे हो ना, अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। और ये बात लिखी गई है आपके शेड्यूल 2 पैरा 2, इधर लिखा है इसको शेड्यूल 2 पैरा 2 में आप लोगों ने लिखा हुआ है। बट हाँ, अगर आप उसको परमानेंट बेसिस पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर आप लैंड को ट्रांसफर कर रहे हो तो लैंड को आप लोग रॉ फॉर्म में ट्रांसफर करो या लैंड को डेवलप करो। जैसे कि आपका लैंड था वो अनइवन था, आपने उसको डेवलप किया, या लैंड के नीचे आपने ड्रेनेज की लाइन, वाटर की लाइन, इंटरनेट की फाइबर केबल डाल के फिर लैंड को सप्लाई किया, अल्टीमेटली आपने लैंड को ही सप्लाई किया है। तो अगर आपने लैंड को परमानेंट सप्लाई किया तो इसको अपन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। शेड्यूल 3 के पैरा 5 के हिसाब से उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं आएगा। सर अगर आपने परमानेंट बेसिस पे फ्लैट या बिल्डिंग को ट्रांसफर किया है तो चेक करो कि आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले क्या आपको एनी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन मिल रहा, क्या मिल रहा है आपको एनी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन? अगर हाँ सर आपको मिल रहा ना, तो सारी अमाउंट को, एंटायर अमाउंट जो है ना, हम उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। ये लिखा है हमारे शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी में। बट सर उसके ऊपर हम लोग जीएसटी लेंगे, क्या बोल के जीएसटी लेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। बट अगर सर ऐसा कैसे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद में हमको एंटायर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन मिल रहा है ना, तो हम उसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ये हमारे शेड्यूल 3 के पैरा 5 में लिखा है, हम इसके ऊपर आपसे जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है सर। फिर अगली बात होती है एक्शनेबल क्लेम की। देखो सर, वैसे तो एक्शनेबल क्लेम जो है ना, ये आपके गुड्स के डेफिनेशन में कवर्ड है सेक्शन 252 के हिसाब से। बट आपके एक्शनेबल क्लेम है ना सर, 2 टाइप के रह सकते हैं। एक रह सकते हैं आपके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। क्या हो सकते हैं आपके? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम यानी कि इन 6 में से कोई भी एक, मतलब क्या आता है सर? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। सर अगर ये 6 आपके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है ना, अपन इसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे।
बट सर अगर आपका कोई भी अदर एक्शनेबल क्लेम है ना, जैसे कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया या आपका इंश्योरेंस का रिसीट हो गया, इसको अपन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, इसको अपन कुछ भी नहीं मानेंगे। डन है। फिर सर अगला पॉइंट 7 वाला पॉइंट क्या बात करता है, पहले मैं लाइन को रीड करूंगा फिर मैं डिटेल में आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and co-insurer to the insured in co-insurance arrangement provided that यानी कि subject to the condition that lead insurer pay GST on entire amount of premium paid by insured। सर एग्जांपल से समझाओ ना प्लीज। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक कंपनी थी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को ना अपना इंश्योरेंस कराना था 1000 करोड़ रुपीस का। ये इंश्योरेंस कराने के लिए चला गया HDFC इंश्योरेंस के पास। अभी HDFC इंश्योरेंस बोला कि मैं 1000 करोड़ की रिस्क अकेला नहीं ले सकता, तो HDFC ने ना HDFC ने टाटा मोटर्स के साथ टाई अप किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको अपन बोलेंगे लीड इंश्योरर। बट इसके पास है ना पूरा कैपेसिटी था ही नहीं पूरा डील करने का। इसने अपने पास रिस्क कितने रखा 600 करोड़ का, और उसने साथ में क्या किया ICICI इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप किया जिसके अंदर ICICI 400 करोड़ का रिस्क लेने के लिए रेडी हो गया। तो ये ICICI क्या बन गया, को इंश्योरर। क्या बन गया, को इंश्योरर। अभी ये बात के लिए टाटा मोटर्स ने HDFC को है ना प्रीमियम पे किया। क्या पे किया, प्रीमियम पे किया ऑन 1000 करोड़। 1000 करोड़ का उसने प्रीमियम पे किया। लेट से प्रीमियम पे किया 30 करोड़ रुपीस फॉर एग्जाम्पल। कितना प्रीमियम पे किया, 30 करोड़ रुपीस। तो यहां पे क्या बोल रहे कि अगर HDFC ने पूरे 30 करोड़ के ऊपर GST को पे कर दिया, पूरे 30 करोड़ के ऊपर GST को पे कर दिया, बट सर देखो HDFC का अकेले का इनकम तो है नहीं पूरा 30 करोड़, क्योंकि उसने 600 करोड़ का अगर रिस्क लिया है तो 400 करोड़ का रिस्क ICICI ने भी लिया है। तो HDFC ने क्या किया, HDFC ने उसको कितना पैसा मिला था 30 करोड़, उसने खुद के पास कितना रख दिया 18 करोड़, उसने ICICI को कितना दे दिया 12 करोड़। तो सर अभी बोल रहे कि ये 12 करोड़ के ऊपर है ना GST नहीं आएगा, यानी कि ये जो लीड इंश्योरर है उसने जो को इंश्योरर को अपॉर्शनमेंट किया हुआ है ना, उसका जो भी प्रीमियम वाला अमाउंट है उसके ऊपर GST नहीं आएगा। बट GST कब नहीं आएगा, जब देखो ये जो इंश्योर्ड पर्सन ने प्रिंसिपल इंश्योरेंस को जितना भी प्रीमियम पे किया था, अगर मेन इंश्योरेंस वाला कंपनी उसके पूरे अमाउंट के ऊपर GST पे करेगा तो को इंश्योरेंस के जो अपॉर्शनमेंट अमाउंट है उसके ऊपर आपका GST नहीं आएगा। सर मतलब क्या, सर मतलब देखो ना, अगर यहाँ पे HDFC बोलता कि मेरा तो सिर्फ 18 करोड़ रुपए, तो मैं 18 करोड़ के ऊपर GST पे करूंगा, तो ICICI को 12 करोड़ के ऊपर GST पे करना पड़ा रहता था। समझा क्या, क्लियर है। सर अगला पॉइंट है ना, यहाँ पे ये ना बात करता है सीडिंग कमीशन की। यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा रहेगा सीडिंग कमीशन, आप लोग है ना उसको हाईलाइट करके रख देना, सीडिंग कमीशन। ठीक है सर, सीडिंग कमीशन के लिए ना पहले अपन लाइन को रीड करेंगे। सर्विसेज बाय इंश्योरर to reinsurer for which ceding commission or reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by insurer to the reinsurer subject to the condition that GST is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer inclusive of the said ceding commission or reinsurance commission। सर एक्सप्लेन करो ना, सुनो ना, देखो ध्यान से। यहां पे ना एक पर्सन था, उसने क्या किया LIC के पास से ना एक इंश्योरेंस निकाल लिया। इंश्योरेंस कितने रुपीस का था 100 करोड़, प्रीमियम कितने रुपीस का था 10 करोड़। LIC ने 10 करोड़ के ऊपर GST को पे कर दिया, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, नहीं पे कर दिया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है डन। LIC ने ना अभी मंथ एंड पे ये देखा कि यार अपने पास जितना इंश्योरेंस होना चाहिए था ना, अपना जितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है अपन ने ना उससे ज्यादा का इंश्योरेंस कर दिया है। तो ICICI ने क्या किया, सॉरी LIC ने क्या किया, ICICI से कॉन्ट्रैक्ट किया एंड बोला कि मेरे पास एक बंदा है, बहुत बड़ा बंदा है, विजय सारडा नाम है उसका, है ना, सॉरी CA विजय सारडा नाम है, 100 करोड़ का बंदे का इंश्योरेंस है, मेरे को ना इतना रिस्क नहीं लेने का है, तो क्या तू इसका रिस्क अपने ऊपर ले सकता क्या ICICI? ICICI बोला हाँ मैं ले लूंगा। तो तेरा जो इंश्योरेंस है
वो मुझे क्या कर दे, री इंश्योरेंस कर दे, उसका क्या कर दे, री इंश्योरेंस, यानी कि एलआईसी ने अपना इंश्योरेंस किसको दे दिया, आईसीआईसीआई को। तो मैं बोलूं अभी आईसीआईसीआई कितने रुपीस का कवरेज दे रहा है, 100 करोड़, उसके ऊपर वो 10 करोड़ का प्रीमियम जो एलआईसी को मिला, वो एलआईसी ने किसको दे दिया, आईसीआईसीआई को। तो आईसीआईसीआई अभी 10 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे करेगा, किसको पे करेगा, इसको, है ना, इससे कलेक्ट करेगा, आगे पे कर देगा, कोई बात नहीं। बट सर अभी एलआईसी का क्या बोलना है, एलआईसी आईसीआईसीआई को क्या बोल रहा है कि देख मैं तो तेरे को रेडीमेड 100 करोड़ का काम लाके दे रहा, इसके लिए तो तेरे कुछ एफर्ट्स नहीं है, मैंने ये क्लाइंट को ढूंढा था, इतने बड़े क्लाइंट से मैंने मीटिंग की, कोऑर्डिनेशन किया, फिर जाके ये मेरा क्लाइंट क्लोज हुआ था। अगर मैं तुझे डायरेक्ट दे दूंगा तो मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्निशन मिलेगा ही नहीं। तू एक काम कर, मैं तुझे दो बातें बोलता, या तो तू 10 करोड़ पूरा ले ले, वापिस से मुझे उसमें से 50 लाख रुपए दे दे कमीशन बोल के, क्या बोल के, कमीशन बोल के, या तो मैं तुझे अभी 9.50 करोड़ रुपीस देता, 50 लाख का मैं मेरा कमीशन रखता। बेसिकली यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है आपका, 10 करोड़, जिसके अंदर 50 लाख रुपए या तो आपने पे करने के बाद में आपको मिल रहा, या तो आपने पे करने के टाइम पे ही 50 लाख रुपए कम पे किए थे। एनीवेज ये जो 50 लाख रुपीस है ना, इसको बोला जाता है आपका सीडिंग कमीशन। क्या बोला जाता है, सीडिंग कमीशन। और ये सीडिंग कमीशन पे भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। बच्चों ये दोनों पॉइंट्स को ना आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मई 26 में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आपको मई 26, सितंबर 26 या जैन 27 तीनों में से कोई भी अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। क्लियर है क्या ये वाला? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दो, बाद में देख रहे होगे तो भी कमेंट कर दो यस सर क्लियर है ना। चलो उसके बाद में सर एक अगला पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट ने सर्टन ट्रांजैक्शंस को है ना, या सर्टन एक्टिविटीज को नोटिफाई किया है जिसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट का क्या बोलना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने कोई भी ऐसी एक्टिविटीज की जो फंक्शंस उनको किसने करने बोले थे, पंचायत ने या म्यूनिसिपालिटी ने, जिसको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243G या 243W के अंदर लिखा हुआ है, वो सर्विसेज को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अगला पॉइंट आता है सर लाइसेंस। देखो गवर्नमेंट आपको ना दो टाइप के लाइसेंस दे सकता। गवर्नमेंट आपको कितने टाइप के लाइसेंस दे सकता? दो। सर गवर्नमेंट कौन से दो टाइप के आपको लाइसेंस देगा? पहला लाइसेंस देगा वो आपको अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और ह्यूमन कंजम्पशन, या तो सर वो आपको ना कोई अदर टाइप का लाइसेंस दे देगा। अगर उसने आपको अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का लाइसेंस दिया ना, तो ये जो मेन प्रोडक्ट है ना आपका, वो मेन प्रोडक्ट के ऊपर ही जीएसटी नहीं है, तो उसका लाइसेंस को भी जीएसटी से क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। पर सर अदर लाइसेंस रहेंगे कोई भी, तो वो जीएसटी में क्या हो जाएगा, आपके टैक्सेबल बन जाएंगे। क्लियर है यहां तक? डन है ये वाला पॉइंट? ओके सर अगला पॉइंट क्या बात करता है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन एक्सेट्रा। मतलब क्या है सर, एग्जांपल से देखो, यहां पे ना, यहां पे एक पर्सन का है ना हिस्सा लैंड था, एक पर्सन का क्या था यहाँ पे, लैंड। यहां पे ना एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, ये लैंड को ना डेवलप किया। डेवलप करने के अंदर क्या क्या किया रहेगा, उसने लेवलिंग किया, कोई पाइपलाइन को उधर अंदर से डाला रहेगा, मतलब लैंड के नीचे डाला रहेगा, या कोई इलेक्ट्रिसिटी के लाइंस को डाला रहेगा, कुछ भी किया रहेगा। अभी ये जो बंदा था ना, ये बंदा जिसका लैंड है, उसने क्या किया, डेवलप्ड लैंड को सेल किया। डेवलप्ड लैंड को क्या किया, सेल। तो गवर्नमेंट का बोलना है अल्टीमेटली तू कुछ भी बात कर, तूने सेल तो लैंड को किया, और क्योंकि तूने लैंड को सेल किया, हम इसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ये हमारे शेड्यूल 3 के पैरा 5 में लिखा हुआ है। बट सर अगर कोई पर्सन ने लैंड डेवलपमेंट वाले को कोई भी ये सर्विसेज दी, डेवलपमेंट की सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज दी, डेवलपमेंट की सर्विसेज, तो ये सर्विसेज को है ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। क्लियर है? चलो सर उसके बाद में एक पॉइंट आता है आपका सेक्शन 8, जो बात करता है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में। सर दोनों में डिफरेंस है, समझ के लो।
सर सबसे पहले कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब जब आप टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हो या कोई भी कॉम्बिनेशन में कर रहे हो, बट ये ना एक दूसरे के साथ नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए और ये एक दूसरे के साथ इन कंजंक्शन बेचा जाना चाहिए, जिसके अंदर से ना एक चीज आपका प्रिंसिपल सप्लाई है और ये आपका कॉम्बिनेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर बेचा जा रहा है। वापिस है सर, कंपोजिट सप्लाई के अंदर है ना 5 बातें, आपका टू और मोर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज या कोई भी कॉम्बिनेशन रहना चाहिए जो नेचुरली बंडल्ड है, इन कंजंक्शन बेचा जा रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स में बेचा जा रहा है, जिसके अंदर का एक आपका प्रिंसिपल सप्लाई। सर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल खरीदने के लिए गया तो बैटरी मिलना, चार्जर मिलना बाय डिफॉल्ट है। सर अगर मैं होटल को बुक करता हूं तो उसके साथ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। सर अगर मैंने गाड़ी खरीदी तो वारंटी कॉम्प्लीमेंट्री मिलना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो ये ट्रांजैक्शन को आपका कंपोजिट सप्लाई माना जाता है और कंपोजिट सप्लाई के ऊपर जो आपका टैक्स लगता है वो टैक्स लगेगा प्रिंसिपल गुड्स के रेट से, इसके प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से। तो जो भी आपका प्रिंसिपल गुड्स और सर्विसेज है उसका जो जीएसटी का रेट रहेगा वो आपके एंटायर वैल्यू के ऊपर जीएसटी रेट में लग जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड सप्लाई। सर मिक्स सप्लाई मतलब यहाँ पे भी आप टू और मोर सप्लाई कर रहे हो ऑफ गुड्स और सर्विसेज या उसका कोई भी कॉम्बिनेशन, ये भी आप लोग एक दूसरे के साथ में बेच रहे हो, इनकी विच आर मेड इन कंजंक्शन टू ईच अदर, एक सिंगल प्राइस के लिए आप लोग बेच रहे हो, बट ये आपका कंपोजिट सप्लाई नहीं है। सर एग्जांपल दो ना। सर अब ये ना वैलेंटाइंस वीक चल रहा था और अगर आप लोग बाद में देख रहे हो तो वैलेंटाइंस वीक हो चुका था। अगर आप एक शॉप में गए, शॉप में ना एक गिफ्ट हैम्पर बना है जिसके अंदर परफ्यूम है, एक ग्रीटिंग का कार्ड है ना, एक कीचेन है और एक सॉफ्ट टॉय है और लिपस्टिक है और इसका सबका मिला के आपने कितना पे किया 5000। मुझे बताओ ये नेचुरली बंडल्ड सब्सटेंसेस है क्या? तो आंसर इज नो, इसको तो आर्टिफिशियली बंडल किया हुआ है। तो ये ट्रांजैक्शन को आपका कौन सा सप्लाई माना जाएगा? मिक्स्ड सप्लाई। और सर इसके ऊपर जीएसटी का कौन सा रेट लगेगा? तो ये जो भी सब गुड्स और सर्विसेज है ना इसके अंदर का आपको चेक करना है हाईएस्ट रेट कौन सा है। क्या चेक करना है? हाईएस्ट रेट। तो जो इसके अंदर का हाईएस्ट रेट रहेगा ना वो हाईएस्ट रेट आपके एंटायर वैल्यू के ऊपर लग जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक सबको? सर केस नंबर 3, अगर समझो आप एक शॉप में गए, आप किधर गए? एक शॉप में गए। लेट्स से आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉल में गए। आपने मॉल में जाके क्या किया? एक एसी चूज किया जिसका वैल्यू था 60,000, जिसके ऊपर रेट था 18%। आपने चूज किया एक टीवी जिसका कॉस्ट था 40,000, जिसके ऊपर रेट था 28%। रेट अज्यूम कर रहा हूं मैं अभी खाली कंसेप्ट समझाने के लिए। फिर आपने क्या लिए? एक ईयरफोन्स लिए जो थे 20,000 के, जिसके ऊपर जीएसटी था 12%। टोटल हो गया आपका 1,20,000। अपने सामने वाले को पे कर दिया 1 लाख। अभी ये क्वेश्चन है सर ये 1 लाख को अपना टैक्सेबल सप्लाई मानने का या कंपोजिट सप्लाई मानने का? तो बच्चों यहां पे ना मैं बोलूं ये एक कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, आपने आपके हिसाब से उसको कस्टमाइज करके एक प्रोडक्ट बनाया और आपने टोटल एंड में क्या किया? 1,20,000 के जगह पे ना आपने सिर्फ एक टोटल प्राइस पे कर दिया 1 लाख रुपीस का। तो सर इसको अपन क्या मानेंगे? क्या अपन इसको कंपोजिट सप्लाई मानेंगे क्या? तो आंसर इज नो। तो सर अपन इसको मिक्स सप्लाई मानेंगे क्या? आंसर इज नो। तो सर ये सप्लाई कौन सा है? ये सप्लाई बनेगा आपका सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। क्या मानेंगे अपन इसको? सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। सर कैसे मानेंगे? तो देखो एसी का जब प्राइस 60,000 था तब टोटल 1,20,000 था। तो जब एसी का प्राइस 1 लाख हो गया है तो अमाउंट कैसे निकलेंगे अपन? अमाउंट के लिए करेंगे अपन 60,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 1 लाख। तो ये अमाउंट कितना आएगा सर? ये अमाउंट आएगा आपका 50,000। 50,000 के ऊपर आप 18% जीएसटी दोगे। सर सेकेंड केस में आप क्या करोगे? सेम करोगे 40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 1 लाख आप करोगे। अमाउंट कितना आएगा आपका? ये जो भी अमाउंट आएगा अभी 1/3 33,000 आएगा शायद से, 33,337। इसके ऊपर आपको 18% पे करना पड़ेगा। और सर यहाँ पे कितना आएगा आपका? 20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 1 लाख। तो ये अमाउंट कितना आएगा आपका? 16,667 या 666 जो भी बोल दो। सॉरी इधर 7 नहीं आएगा, इधर 4 आएगा। अमाउंट जाने दो,
इसके ऊपर आपको 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा, ऐसा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर अगला पॉइंट बात करता है जीटीए सर्विसेज की। किसकी बात करता है? जीटीए। सर देखो, जीटीए जो रहते हैं ना, वो आपको 3 टाइप के सर्विसेज दे सकते हैं। कितने टाइप के? 3। सर देखो, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सिर्फ आपको है ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस दे सकता है। कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो सर अपन इसको क्या मानेंगे? अपन इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ही मानेंगे। कौन सा सर्विस मानेंगे अपन इसको? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का ही अपन इसको क्या मानेंगे? सर्विसेज, एंड उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट सर अगर ये आपको है ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस दे रहा है, एक जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज दे रहा है, साथ में ना वो आपके गुड्स को पैकिंग, फिर अनपैकिंग, है ना, उसी के साथ में लोडिंग, उसी के साथ में अनलोडिंग, ये वाला भी सर्विसेज दे रहा है। सर आप किसकी बात कर रहे हो? इसी को अपन मूवर्स एंड पैकर्स बोलते हैं ना। हाँ जी, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विसेज दे रहा है। तो सर इसको अपन ने क्या माना हुआ है? ऑलवेज कॉम्पोजिट सप्लाई। इसको अपन क्या मानेंगे? ऑलवेज कॉम्पोजिट सप्लाई। देखो मालिक, वो है ना आपको इनवॉइसेस 2 टाइप के दे सकता। इनवॉइसेस कैसे दे सकता है? 2 टाइप के। 1 कंसोलिडेटेड इनवॉइस दे। कैसे इनवॉइस देगा? कंसोलिडेटेड इनवॉइस, ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विसेज के लिए और वो एंसिलियरी सर्विसेज के लिए। या तो वो कैसे इनवॉइस देगा आपको? 2 सेपरेट इनवॉइसेस देगा। सर 2 सेपरेट इनवॉइसेस देगा मतलब एक इनवॉइस वो आपको देगा ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज के लिए और दूसरा देगा वो आपको अदर सर्विसेज के लिए, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या बोलना है कि वो आपको इनवॉइस कैसे भी दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम पूरे ट्रांजैक्शन को कौन सा सप्लाई मानेंगे? कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे। अच्छा सर, कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे, बट इसका प्रिंसिपल सप्लाई क्या रहेगा? हमेशा प्रिंसिपल सप्लाई क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट सर्विस। क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट सर्विस, एंड उसी के रेट से आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर एक तो लास्ट में अगर उसने आपको ओनली एंसिलरी सर्विसेज दिए तो ओनली कौन सी सर्विसेज दिए? एंसिलियरी सर्विसेज। सर एंसिलियरी सर्विसेज मतलब क्या? उसने अगर आपको खाली पैकिंग, अनपैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का सर्विस दिया तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा ऑफ सच सर्विसेज। फिर इसको अपन है ना ट्रांसपोर्ट वाला सर्विस नहीं मानेंगे। समझा क्या? तो ये चार्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना कोई भी, तो प्लीज वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और ये चार्ट को बना के लो। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट चार्ट है। जल्दी से कर लो सब लोग। जल्दी कर लो। ठीक है, चलो हो गया सबका यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहा है? सर देखो, अगर कोई भी बंदा रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स कर रहा है। सर रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स में अगेन एक ना टेक्निकल टर्म में आपको नहीं समझा रहा, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं, जिससे समझो आपका टायर का पंचर निकालना होता है। तो रीट्रेडिंग ऑफ टायर है ना, ये आपका कॉम्पोजिट सप्लाई है, जहां पे ना वो बंदा उसकी सर्विसेज भी दे रहा है प्लस रबर को भी यूज कर रहा है ना। तो सर यहाँ पे ना ये सप्लाई आपका कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाता है, क्योंकि हर एक जन वो दोनों सर्विसेज साथ में देता है। इसके अंदर आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई है, आपको रबर से लेना देना है क्या? नहीं, आपको किससे लेना देना है? सर्विसेज से। तो सर इस केस में रबर क्या है? रबर आपका खाली एंसिलियरी प्रोडक्ट है। रबर क्या है? खाली आपका एंसिलियरी प्रोडक्ट है। ये ट्रांजैक्शन को आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बट सर एक दूसरा एग्जांपल आप ऐसे समझो, यहाँ पे एक मिस्टर ए था, मिस्टर ए गया बी के पास, बी था आपका पंचर वाला। बी कौन था? आपका पंचर वाला। ए ने क्या किया? अपना ओल्ड टायर इसको दे दिया, ओल्ड टायर, और वो अपना न्यू टायर यहां से लेके गया। सर ये न्यू टायर लेके गया मतलब क्या हो गया? सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। अभी ये पंचर वाले ने क्या किया? ओल्ड टायर को, पंचर को ठीक किया, प्लस ये टायर को रिपेयर कर दिया। और इसके बाद ना बाद में सी आ रहा है, सी ने क्या किया? ये जो ओल्ड टायर जिसको अपन ने पंचर और रिपेयर किया ना, उसको बाय करके चला गया। यानी कि बी ने इसको क्या सेल कर दिया? ओल्ड टायर को सेल कर दिया। सर अभी ये ओल्ड टायर को सप्लाई क्या मानने का? इसको मानने का सप्लाई ऑफ गुड्स। सुनो ना, ओल्ड टायर जो बंदे का था, ओल्ड टायर जो बंदे का था, अगर सर्विसेज देके उसी को टायर रिटर्न देते तो सप्लाई ऑफ सर्विस बनता। इस केस में ये बंदे ने
पंचर वाले ने ओल्ड टायर को जो ठीक किया उसके बाद में वो टायर अनदर पर्सन को बेचा, इसके लिए अपन उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है, उसके बाद में सर अगर कोई भी बस बॉडी बिल्डिंग का केस है तो बस बॉडी बिल्डिंग के केसेस को अपन डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस कि इसको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। सर अगला बात करता है प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी बुक का, पैम्पलेट का, ब्रोशर का या एनुअल रिपोर्ट का, कॉपी से किसका प्रिंटिंग कर रहे हो आप लोग, कोई भी पैम्पलेट का, बुक का, ब्रोशर का, एनुअल रिपोर्ट का, तो सामने वाला बंदा उसके प्रिंटिंग के पेपर्स यूज कर रहा, उसकी इंक यूज कर रहा और उसका प्रिंटिंग का सर्विस आपको भी दे रहा। यहाँ पे ना नॉर्मल बुक्स के केस में गवर्नमेंट का बोलना है कि आपका प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है ना वो प्रिंटिंग वाले बंदे का है ना, सर्विसेज है जो वो आपको दे रहा, इसके लिए हम लोग इसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट हाँ भैया, अगर आप प्रिंट करके ले रहे हो एनवलप, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यू, नैपकिन, वॉलपेपर, इसके अंदर है ना उसके सर्विसेज भी है साथ में एग्रीड। बट यहाँ पे ना मेन चीज जो मेन कॉस्ट है ना वो वॉलपेपर का, टिश्यू बॉक्स का या एनवलप के गुड्स का कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर आपने प्रिंटेड एनवलप, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्स, नैपकिन, टिश्यू को सप्लाई किया, इसको अपन मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, उसके बाद में सर अगर मैं कार की बात करूं, कार, तो अगर कार मैंने रिपेयर सर्विसिंग के लिए दी तो कार में गुड्स भी लगते, कार में लेबर भी लगता। गुड्स यानी कि जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह चेंज हो रहे, और लेबर यानी कि जो लेबर के चार्जेस शोरूम वाले ने मेरे से लगाए। तो हमेशा इनवॉइस के अंदर वो क्या करेंगे, गुड्स का कॉस्ट अलग बताएंगे, लेबर का कॉस्ट अलग बताएंगे। गुड्स के कॉस्ट को अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा। लेबर का जो कॉस्ट है उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, उसके हिसाब से जीएसटी अलग लगेगा। उसके बाद सर सिनेमा हॉल में आप लोगों ने फूड एंड बेवरेजेस को लिया, यानी कि सर देखो दो बातें, आपने ना टिकट बुक करने के टाइम पे, मैं क्या बोल रहा हूं, टिकट बुक करने के टाइम पे ही आपने पॉपकॉर्न को बाय कर लिया, पॉपकॉर्न या तो कोई भी फूड और बेवरेजेस को, तो इसको माना जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई। क्या माना जाता है, कॉम्पोजिट सप्लाई। सर आप थिएटर में पॉपकॉर्न खाने गए थे या मूवी देखने गए थे, तो आंसर इस सर मूवी देखने गए थे, पॉपकॉर्न साथ में खा लिए। तो इसके अंदर का है ना जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है वो बन जाएगा टिकट, जो आपका एंसिलियरी सप्लाई है वो बन जाएगा पॉपकॉर्न। और सर क्योंकि ये कॉम्पोजिट सप्लाई, इसके ऊपर टैक्स लगेगा आपका प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से, यानी कि इस केस में टिकट वाले रेट से। बट सर अगर आपने पहले टिकट को बुक कर दिया, ट्रांजैक्शन हो गया, फिर आप थिएटर में गए और फिर अगर आपकी बाद में पॉपकॉर्न खाने की इच्छा हुई ना, तो ये पॉपकॉर्न जो आप लोग खा रहे हो इसको माना जाएगा आपका रेस्टोरेंट का सर्विस। क्या माना जाएगा, रेस्टोरेंट का सर्विस, और इसको अपन मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, यहां तक हो गया, ओके सर। सर अगला पॉइंट बात करता है आपका जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ वाउचर इंक्लूडिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेकेज एंड सर्विस कंपोनेंट। सर देखो मेरे पास है ना एक वाउचर है जिसका नेचर है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। सर एग्जांपल दो ना, एग्जांपल है मेरा फोन पे का वॉलेट, या तो सर मेरा पेटीएम का वॉलेट। सर बेसिकली मैंने मेरे बैंक अकाउंट से फोन पे के वॉलेट में या पेटीएम के वॉलेट के अंदर पैसा ट्रांसफर किया, एंड बाद में मैंने ये जो पैसा ट्रांसफर किया इसको यूज कर लिया। तो सर जब पैसा मेरे बैंक से इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है फोन पे या पेटीएम के वॉलेट के अंदर, मैं बोलूं अभी भी इसका जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो मनी का ही है। किसका है, मनी का। और सर मनी आपके गुड्स के भी डेफिनेशन में नहीं आता और सर्विसेज के भी डेफिनेशन में नहीं आता। तो सर अगर मेरा फोन पे का वॉलेट का बैलेंस मैंने किसी दूसरे बंदे के फोन पे के वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया, तो इन शॉर्ट सर मैंने ना मनी को ही ट्रांसफर किया है। तो अगर मनी को ट्रांसफर किया तो इसको अपन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, तो सर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है ना, एग्जांपल फोन पे या पेटीएम का वॉलेट, ये आपका मनी ही है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट सर किसकी बात करता है, आपका जो वाउचर है ना वो पीपीआई नहीं है। सर पीपीआई नहीं है उसका एक एग्जांपल दो ना, अमेजोन का वाउचर। सर देखो अगर आपका अमेजोन का वाउचर है तो ये एक टाइप का है ना आपका एक्शनेबल क्लेम माना जाता। क्या माना जाता आपका, एक्शनेबल क्लेम। और सर कौन सा वाला एक्शनेबल क्लेम, अदर देन स्पेसिफाइड वाला। अदर देन कौन सा, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। सर अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम यानी कि देखो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम तो चाहिए, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, ये वो छोड़ के कुछ भी आ रहा तो ये आखिरकार आपका एक्शनेबल क्लेम है। और एक्शनेबल क्लेम को अपन ने देखा हुआ है शेड्यूल 3 में। अभी
शेड्यूल 3 के पैरा 6 में इसको अपन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। मतलब सर अगर मैंने किसी को अमेजोन का वाउचर ट्रांसफर किया तो मैंने उसको एक्शनेबल क्लेम दिया हुआ है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर, उसके बाद में अगला पॉइंट किसकी बात करता है, ट्रांजैक्शन इन वाउचर बाय डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और एजेंट। देखो सर, एक अमेजोन का वाउचर था 500 रुपीज का, एक प्रिंसिपल 1 ने प्रिंसिपल 2 को सप्लाई किया इसको 440 रुपीज में, प्रिंसिपल 2 ने प्रिंसिपल 3 को सप्लाई किया 460 में, ये जो थर्ड वाला बंदा था उसने कस्टमर को बेचा 480 रुपीज में। तो सर क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? तो भैया अल्टीमेटली तुम लोग ट्रांजैक्शन किसका कर रहे हो, वाउचर का। वाउचर क्या है आपका, एक्शनेबल क्लेम। वाउचर क्या है आपका, एक्शनेबल क्लेम। सर ये कौन सा एक्शनेबल क्लेम है, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अदर देन कौन सा है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो सर ये जो भी ट्रांजैक्शन है ना, इसको अपन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, इसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। बट सर ऐसा समझो, यहाँ पे एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ने एजेंट को वाउचर दिया और एजेंट ने किसको दिया, एंड कस्टमर को दिया। लेट्स से वाउचर का कॉस्ट था 500, प्रिंसिपल ने एजेंट को जब दिया ना, तो एजेंट ने आगे उसको सप्लाई किया 480 रुपीज का और एजेंट ने प्रिंसिपल को दिए 460 रुपीज, यानी कि एजेंट ने 20 रुपीज का क्या अर्न किया, इसके ऊपर कमीशन। तो सर यहाँ पे जब ये कमीशन अर्न किया गया हुआ है, ये कमीशन को आपका क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। और सर लास्ट पॉइंट यहाँ पे बात करता है कि वाउचर बेचने के लिए अगर आप लोग कोई भी एडिशनल सर्विसेज देते हो, जैसे कि एडवर्टीजमेंट का, को ब्रांडिंग, कस्टमाइजेशन करने का, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम, कस्टमर सपोर्ट, कुछ भी सर्विसेज दे रहे हो, उसको अपन मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कुछ भी नाम से लो आप उसको, सर्विस फीस, सर्विस चार्ज, एफिलिएट चार्ज, या कोई भी नाम से आप लोग पैसा लोगे, उसको जीएसटी देना पड़ेगा एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर अगला पॉइंट बात करता है अनरिडीम्ड वाउचर्स की। एग्जांपल से समझो, आपने क्या किया, आपने ना लेट से 1 करोड़ रुपीस के वाउचर्स को इशू किया। तो जब आपने इशू किया, आपने एंट्री क्या पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास 1 करोड़ रुपीस आ गए, टू लाइबिलिटी अकाउंट, आपने ना 1 करोड़ की लाइबिलिटी को बुक कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है फ्यूचर में वाउचर रिडीम हो गए तो आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपने आपकी लाइबिलिटी को बुक कर दिया। सर इसमें से क्या हो गया ना, 60 लाख रुपीस के ना वाउचर रिडीम हो गए, 60 लाख के वाउचर क्या हो गए, रिडीम। तो आपकी एंट्री क्या हुई रहेगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कितना, 60 लाख, टू सेल्स अकाउंट कितना, 60 लाख, और ये 60 लाख के ऊपर आपने जीएसटी को पे भी किया रहेगा, है ना। ये कैलकुलेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सर अभी ये जो 40 लाख के वाउचर्स थे ना, इसका है ना टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया। टाइम लिमिट क्या हो गया, एक्सपायर। और ये कैसे हो रहा है, अभी अनरिडीम्ड बच रहे, इसको किसी ने रिडीम किया ही नहीं है। तो सर अगर ये अनरिडीम्ड बच रहे तो आपको एंट्री क्या मारनी पड़ेगी, तो ये जो लाइबिलिटी 1 करोड़ की थी उसमें से 60 लाख तो चला गया, अभी 40 लाख की लाइबिलिटी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है, बट वो एट एक्चुअल बची नहीं। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट सर कितना, 40 लाख, टू कौन सा अकाउंट, ब्रेकेज इनकम। तो कौन सा अकाउंट जाएगा आपका, ब्रेकेज इनकम, कितना जाएगा, 40 लाख। सर ये बोल रहे कि ये जो 40 लाख रुपीस का आपको कंसिडरेशन मिल रहा ना, उसके लिए आप लोगों ने कोई भी सप्लाई किया ही नहीं है। 40 लाख का आपको इनकम हो गया, बट इन रिटर्न आपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज नहीं दिए, तो इसको अपन आपका नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सर मतलब आपको इसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। समझा, क्लियर है। चलो गाइस, इसी के साथ में जो आपका अगला चैप्टर है यानी कि सप्लाई अंडर जीएसटी, ये पे होता है कंप्लीट। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी आप लोगों को लगे वो कमेंट कर दो। और आपके सभी सीए इंटर, सीएमए इंटर फ्रेंड्स जिनका अटेम्प्ट मई 26 से लेकर जैन 27 या फिर जून 26 से लेकर दिसंबर 26 में, ये प्लेलिस्ट जरूर उनके साथ शेयर करना, आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।